नीलम दिन भर काम करते करते थककर चूर हो जाती थी, पर कभी महसूस नहीं होने देती थी। विराट की नौकरी गए 6 महीने हो चुके थे और अब विराट भी कुछ लापरवाह हो गया था। सुबह खा पी कर घर में पड़ा रहता। अब नीलम को भी ये बात अखरने लगी। एक दिन नीलम विराट से बोली, सुनिए, मेरे मन में एक बात आई है। हाँ बोलो। जब तक आपकी नौकरी का इंतजाम नहीं हो जाता, आप मेरी तरह ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते? मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, आप बड़े बच्चों को पढ़ा लीजिए। और फिर जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो हम अपना कोचिंग सेंटर खोल लेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊं। पर विराट, इसमें क्या बुराई है? नीलम, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अच्छा बुरा समझाओ। विराट, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। विराट गुस्से में उठकर बाहर चला गया। एकता जी, जो अब तक चुप बैठी थी, बड़े तेज के साथ बोली, जब मालूम है कि वो परेशान है तो तुम अपनी सलाह मशविरा क्यों देती हो? उसका समय खराब है, दिमाग नहीं है। मम्मी जी, कम से कम आप तो ऐसा ना बोलें। आपको पता है मैं घर में किसी का भी दिल दुखाने का सोच भी नहीं सकती। बहुत बोलने लगी हो, 4 पैसे क्या कमाने लगी, घर में सबको आंखें दिखाओगी? नीलम को रोना आ गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और उसके बाद नीलम ने विराट को समझाना छोड़कर खुद जितना कर सकती थी करती रही, क्योंकि वो समझ गई थी कि जब आदमी परेशानी में होता है तो वही सोचता है जो सोचना चाहता है। थोड़ा और समय बीता, किंतु इस बार समय ने करवट ली। करीब 8 महीने पहले दिए गए इंटरव्यू के बाद विराट को 1 साल बाद दोबारा अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। नीलम, मुझे नौकरी मिल गई, अब तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। विराट नीलम से बोला। विराट, बहुत अच्छी बात है तुम्हें नौकरी मिल गई, पर अब मेरा ट्यूशन छोड़ना ठीक नहीं। ट्यूशन से 4 पैसे घर आ रहे हैं। तुम अपने पैसे की धौंस मुझे मत दिखाओ। अपने 2 बच्चे पढ़ा लो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। विराट, आप ऐसा बोल रहे हैं? इसी ट्यूशन के कारण 1 साल से हमारे घर में शांति थी। चैन की रोटी खाई है हमने, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। विराट, इस घर में मेरा तेरा कुछ नहीं। नहीं नीलम, ये 1 साल मैंने कैसे गुजारा है मैं ही जानता हूँ। पर अब नहीं। नीलम एक बार फिर सबकी खुशी के लिए चुप हो गई। विराट ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और नीलम ने एक बार फिर चूल्हा चौका संभाल लिया। पर खुश थी, क्योंकि किसी भी घर की शांति के लिए उस घर की बहू का खुश होना बहुत जरूरी है। और नीलम तो हमेशा से ही खुश मिजाज थी। इधर कुछ दिनों से नीलम को विराट कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हर समय परेशान रहने वाला और गुस्सा रहने वाला विराट अब खुश रहने लगा था। पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गया था। नीलम को बहुत खुशी होती थी कि विराट इतना खुश रहने लगा है। पर समय बीतने के साथ नीलम ने महसूस किया कि विराट ने नीलम में दिलचस्पी लेना कम कर दिया। यह वैवाहिक जीवन में बढ़ते समय की निरस्ता थी या कुछ और फिर कुछ दिनों के बाद नीलम ने महसूस किया कि विराट का घर में मन नहीं लगता था। बच्चों के साथ खेलना भी कम कर दिया था। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती और रात में आने का कोई वक्त नहीं था। एक दिन नीलम से रहा नहीं गया। उसने विराट से पूछ लिया, विराट, मम्मी जी की बीपी की दवाई खत्म हो रही है। मैंने आपसे 3 दिन पहले बोला था और आप आज भी नहीं लाए। हाँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, कल जरूर ला दूंगा। विराट ने लापरवाही के साथ कहा। आप जानते हैं 2 बच्चों को लेकर बाजार जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा था। तुम क्या साबित करना चाहती हो? मुझे मेरी मम्मी की चिंता नहीं है? विराट जोर से चिल्लाकर बोला। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस आपको बता रही थी। नीलम ने जवाब दिया। नीलम, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं खूब अच्छे से समझता हूँ। मुझे बहुत काम होते हैं, घर में रोटी बनाना बहुत आसान है और ऑफिस में काम करना जो करता है उसी को पता होता है। और बच्चे, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? नीलम ने हंसकर पूछा। नीलम, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, फिर भी तुम्हें बता दूं, मैं आँख का अंधा नहीं हूँ, मुझे पता है बच्चे कैसे पाले हैं तुमने। मम्मी ना होती तो शायद तुम ये काम भी नहीं कर पाती। अब नीलम की हर बात विराट को चुभ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विराट, कुछ भी कहने के पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। मुझे भी बातें बुरी लग सकती हैं, मेरा भी दिल दुखी होता है। नीलम, मेरे पास फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है। इतना कहकर विराट कमरे से बाहर निकल गया। नीलम वहीं सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। कितने ख्वाब सजाए थे, कितने सपने थे जब कॉलेज में थी। कितनी होशियार और बुद्धिमान थी, टीचर्स की लाडली थी। हर कोई उसका लोहा मानता था। पढ़ाई से लेकर खेल कूद हर काम में अव्वल आती थी। और आज वो सिर्फ एक घरेलू महिला बनकर रह गई थी, जिसके अपने सपने कहीं खो चुके थे। उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो चुका था। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में उसकी अपनी खुशियों का कोई मोल नहीं रह गया था। पर वो दूसरे गए नहीं, अपने ही थे। फिर भी वो लोग उसे अपने दिल में कोई जगह क्यों नहीं दे पाए? क्यों सबको खास मानने वाली नीलम खुद किसी की खास नहीं बन पाई? बस यही सोचकर नीलम बहुत देर रोती रही। दिल हल्का हो गया। रो रो कर आंखें खाली हो गई थी, पर दिमाग में उठने वाले सवाल तो वही थे।
फिर वो झटके से खड़ी हुई और तैयार होकर एकता जी के पास आई और बोली, मम्मी अभी सो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ पर जल्दी आ जाना। नीलम ऑटो लेकर बाजार में दवाई की दुकान पर पहुंच गई। दुकान पर बहुत भीड़ थी, दवाई लेनी भी थी और मम्मी जी ने आते समय जल्दी आने को कहा था। नीलम ने भीड़ में घुसने की कोशिश की, किंतु दुकान वाले ने रोक दिया। मैडम लाइन में आइए, भैया थोड़ा जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर जल्दी जाना है। तभी एक शख्स पीछे मुड़ा, मैडम यहाँ सभी को जल्दी है। अरे नीलम तुम, अरे आरव आप यहाँ कैसे हो? नीलम ने कहा। चलो उधर चलकर बात करते हैं, आरव बोला। दोनों दुकान के बाहर आ गए। आरव तुम यहाँ? हाँ, अभी तक तो आगरा में था, पर अब कंपनी ने मेरा तबादला ना कानपुर में ही कर दिया है। और तुम? आरव ने पूछा। मेरी तो शादी ही यहीं हुई है। अच्छा, पर नीलम तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ जल्दी ही शादी कर ली? सब किस्मत की बातें हैं, जब जिसके साथ होनी होती है हो जाती है। पर आरव मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं, 2 बच्चे हैं, मम्मी जी हैं, बस छोटा सा सुखी संसार है। अच्छा लगा सुनकर कि खुश हो, आरव धीरे से बोला। और तुम भी तो बताओ अपने बारे में। मेरी भी पत्नी है, एक प्यारी सी बेटी है, पर क्या? वो तुम्हारी तरह बोलती नहीं है। आरव की बात सुनकर नीलम को जोर से हंसी आ गई। चलो तुम इतना बोलते हो तो तुम्हें भी तो कोई सुनने वाला चाहिए। हाँ, कुछ भी समझ लो। नीलम एक एक कप चाय पीते हैं? नहीं आरव, घर में बच्चों को छोड़कर आई हूँ, अब मैं चलती हूँ। अरे इतने दिनों बाद मिले हैं तो एक कप चाय साथ में नहीं पी सकते? नहीं आरव, आज नहीं, अब तो मिलना लगा ही रहेगा। तुम अपने घर का पता दे दो, मैं विराट को लेकर तुम्हारे घर आऊँगी। चलो अच्छा ठीक है, पर आना ज़रूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बिल्कुल, नीलम बोली और दवाई लेकर घर आ गई। घर पहुंचकर नीलम ने देखा तो विराट ऑफिस से आ गया था। नीलम ने खुश होकर पूछा, इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ आ गया, और तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठहरो, वो आज दवाई की दुकान में तुम्हारे साथ कौन था? मेरे साथ? जी वो आरव था, मेरे कॉलेज में साथ पढ़ता था। अच्छा, तो तुम दवाई का बहाना लेकर उससे मिलने गई थी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उससे मिलने नहीं बल्कि मम्मी जी की दवाई लेने गई थी बस। झूठ मत बोलो नीलम, मैंने उसे तुम्हारे साथ हंस हंस कर बातें करते देखा है। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिले थे हम। इतना सुनते ही विराट ने नीलम के गाल पर तमाचा जड़ दिया और बोला, शर्म नहीं आती? 2 बच्चों की माँ होते हुए उससे इश्क लड़ा रही थी। विराट पागल हो गए हो क्या? शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए, मुझ पर इतना घटिया आरोप लगाते हुए। हाल छील कर रख दूंगा अगर घर के बाहर पैर रखा, विराट जोर से चिल्लाकर बोला। विराट मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आज मैं अपने आप से हार गई विराट। मुझे आज शर्म आ रही है तुम्हारी पत्नी होने पर। बकवास बंद करो। आंसू बहाकर खुद को सती सावित्री साबित करना चाहती हो? अगर 2 घड़ी किसी से हंसकर बात करने से मैं अपवित्र हो गई तो मैं अपवित्र ही सही। नीलम चीख पड़ी। नीलम की बात सुनकर विराट ने उसके ऊपर लात घूंसों की बरसात कर दी। नीलम के दोनों बच्चे डरे सहमे दरवाजे पर खड़े माँ को पिटते देख रहे थे। माँ को रोता देख अभी दौड़कर माँ से लिपट गया और बोला, पापा मम्मी को मत मारो। विराट बाहर चला गया। नीलम ने अभी को ढेर सारा प्यार किया, अपने और उसके आंसू पहुंचे और छोटे को गोद में लेकर कमरे के बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो एकता जी चुपचाप आंखें बंद किए लेटी हुई थी। मम्मी आज विराट ने मुझे मारा है। एकता जी कुछ नहीं बोली। मम्मी आप कुछ नहीं कहेंगी? बहू पति पत्नी के बीच में बोलना मुझे ठीक नहीं लगा। और फिर तुम्हारा पति है, हाथ उठा भी दिया तो क्या होगा? मम्मी जी मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर नीलम रोते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। इस बात को कई दिन हो गए थे। नीलम अब बात बात पर हंसना भूल चुकी थी। वो विराट से सिर्फ उतनी ही बात कर रही थी जितनी जरूरत थी, पर विराट को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन सुबह सारे काम निपटा कर नीलम समाचार पत्र पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र कहानी लेखन प्रतियोगिता पर पड़ी। नीलम भी उस समय खाली ही थी। उसने अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपने मन की भावनाओं को कहानी का रूप दे दिया और पोस्ट कर दिया। 7 दिन बाद जब प्रतियोगिता का परिणाम आया तो नीलम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नीलम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने एकता जी को बताया तो उन्होंने बधाई के अतिरिक्त कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी और ना जाने क्यों विराट को कुछ बताने की उसकी इच्छा नहीं हुई। नीलम की सफलता ने उसके अंदर एक जोश भर दिया। अब नीलम ने खाली समय में कहानी, कविता और समस्याओं पर लेख लिखने शुरू कर दिए। पहले समाचार पत्रों में, फिर दैनिक साप्ताहिक पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया। लोगों को उसकी कहानियां और लेख बहुत पसंद आते और इससे उसकी आमदनी भी होने लगी। 1 साल और निकल गया, सब कुछ सामान्य था, किंतु आरव से मिलने के बाद विराट ने नीलम के साथ जो व्यवहार किया उससे नीलम का दिल टूट चुका था। वो विराट को अपने दिल में पहले जैसी इज्जत नहीं दे सकी। एक दिन नीलम का पेन नहीं मिल रहा था। उसने सोचा विराट के ऑफिस वाले बैग से एक पेन निकाल ले। उसने विराट का बैग खोला तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई।
बैग के अंदर विराट के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीरें थी। उसमें दोनों बेहद करीब नजर आ रहे थे। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे समझ में आया कि विराट और नीलम के बीच में इतनी दूरियां कैसे आई। उसका कारण सिर्फ ये औरत थी और अपना गुनाह छिपाने के कारण ही विराट ने उसके ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया था। नीलम का मन घृणा से भर गया। तभी विराट आ गया। नीलम, मेरे बैग में क्या ढूंढ रही हो? विराट चिल्लाया। कुछ नहीं, बस तुम्हारे काले कारनामे, नीलम ने गुस्से में जवाब दिया। बकवास मत करो और आज के बाद मेरे बैग में हाथ मत लगाना, कहकर विराट ने नीलम से अपना बैग छीन लिया। विराट, 1 साल पहले मेरे और आरव के रिश्ते को लेकर कितने सवाल उठाए थे तुमने। बॉल और बल दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया था और आज मैं आपसे पूछती हूँ, इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे? नीलम, तुम बदला ले रही हो? विराट ने नीलम को आंखें दिखाते हुए कहा। बदला? कैसा बदला? उस दिन आपने पति की हैसियत से पूछा था और आज मैं पत्नी के अधिकार से पूछ रही हूँ। मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूँ। नीलम, अपनी हद में रहो। विराट, मैं तो उस दिन भी हद में थी और आज भी हद के अंदर रहकर बात कर रही हूँ। तो फिर सुनो, तस्वीर में जिसे तुम मेरे साथ देख रही हो वो पल्लवी है और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। नीलम पत्थर की तरह ठहर गई। शादी करने जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? विराट, कब से तुम्हारा चक्कर चल रहा है? चक्कर नहीं, प्यार बोलो। मैं पिछले 2 साल से उसे जानता हूँ, उसे प्यार करता हूँ। मम्मी जी को आप बताएंगी या मैं बता दूँ? तुम ही बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना कहकर नीलम मम्मी जी के कमरे में पहुंच गई। पीछे पीछे विराट भी था। मम्मी जी, हमें आपसे कुछ कहना है, नीलम एकता जी से बोली। हाँ बहू, बोलो, अब क्या हुआ? मम्मी जी, आपके चरित्रवान पुत्र दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। एकता जी को गुस्सा आ गया। विराट, नीलम क्या बोल रही है? मम्मी, नीलम सच बोल रही है, मैं पल्लवी से शादी करने जा रहा हूँ। विराट, पागल हो गए हो क्या? कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? अरे नीलम, ना सही अभी और छोटू के बारे में तो सोचा होता। मम्मी, इसको बोल दो अगर ये घर छोड़कर जाना चाहे तो जा सकती है, मैं अपने बच्चे पाल लूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे पाल नहीं सकती? अगर ऐसा है तो तुम बच्चों को भी साथ ले जाओ। कोई नहीं जाएगा। विराट बेटा, इस तरह अपनी और इन सब की जिंदगी बर्बाद मत कर बेटा। मम्मी, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, इसे जो समझ में आए करे। आज से मेरा इसका कोई संबंध नहीं। इतना कहकर विराट कमरे से बाहर चला गया। नीलम बुत बनी खड़ी रह गई। कहानी लिखते लिखते उसकी अपनी कहानी में ये मोड़ आएगा उसने सोचा भी नहीं था। वो थके कदमों से अपने कमरे में आ गई। आज उसे उसका ही कमरा काटने को दौड़ रहा था। उसे घर का कोना कोना पराया प्रतीत हो रहा था। इतने सालों से जिस घर को उसने प्यार और समर्पण से सजाया था, आज उस पर उसका कोई अधिकार नहीं था। जिन पति पत्नी में आपस में एक दूसरे के प्यार पर अधिकार होता है, वहीं रिश्ता सबसे ज्यादा सफल होता है। और नीलम के पति विराट ने तो वो अधिकार पल्लवी को दे दिया था। फिर मकान पर कैसा अधिकार? नीलम बहुत देर तक सोचती रही, पर इस उम्र में घर छोड़कर कहाँ जाएगी? मम्मी पापा के घर जाकर वृद्धावस्था में उनकी परेशानी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। उनको तो यही लगता था कि उनकी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मायके नहीं आ सकती। यही सब सोचकर वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे कि फिर कहाँ जाए। और इतना कुछ होने के बाद उसे उसका स्वाभिमान विराट के घर में रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। बहुत सोचने के बाद वो तैयार हुई और आरव के घर पहुंच गई। दरवाज़ा आरव की पत्नी दीप्ति ने खोला। आरव की पत्नी बेहद खूबसूरत थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जी किससे मिलना है? मेरा नाम नीलम है और मैं आरव से मिलना चाहती हूँ। दीप्ति ने नीलम को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बहुत प्यार से बोली, आप नीलम दीदी हैं? उनकी कॉलेज वाली नीलम? आइए, अंदर आइए ना। नीलम ने डरते हुए आरव के घर में पैर रखा। उसे डर था कि कहीं उसके कदम आरव के घर में दरारें ना डाल दें। दीदी आइए, बैठिए, मैं अभी इनको बुलाती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई और आरव तुरंत कमरे से बाहर आया। अरे नीलम, तुम अकेले आई हो, वो भी इतने दिनों के बाद? विराट जी नहीं आए? अरे सारे सवाल एक साथ पूछ लोगे क्या? दीदी को पानी तो पीने दो। लीजिए दीदी, आप पानी पी लीजिए। नीलम धीरे से मुस्कुरा दी। और नीलम, सब ठीक है ना? कुछ उदास दिख रही हो? आरव बोला। दीदी आप लोग बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, आप यहीं बैठिए, मैं आपके सामने ही बात करना चाहती हूँ। दीप्ति बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद चाय बना लेना, आरव बोला। बोलो नीलम, क्या बात है? नीलम ने बुझी सी आंखों से आरव की ओर देखा और फिर रोते हुए सारी बात आरव को सुना दी। दीप्ति की आंखों में भी आंसू आ गए। आरव ने मुस्कुराते हुए दीप्ति को देखा। दीप्ति, तुम क्या बोलती हो इस विषय में? आरव बोला। दीप्ति ने आंखों से आंसू पोंछे और बोली, दीदी मुझे आपके बारे में सब पता है। शादी के इतने सालों में ना जाने कितनी बार आरव ने आपकी बातें की और हर बार यही कहा कि आप बहुत समझदार हैं, और आज मैंने देख लिया दीदी। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहिए।
घर के ऊपर वाले कमरे खाली पड़े हैं, बच्चों को ले आइए, मेरी बेटी को भी साथ खेलने के लिए भाई मिल जाएंगे। नहीं दीप्ति, मैं यहाँ नहीं रह सकती, नीलम बोली। क्यों दीदी? अरे फ्री में नहीं, किराया दे देना। पर दीदी, मैं इस हालत में आपको दर दर नहीं भटकने दूंगी। नीलम ने आरव की ओर देखा। अरे जब दीप्ति को दिक्कत नहीं तो मुझे क्या आपत्ति होगी? नीलम, बिना किसी झिझक के तुम कल ही यहाँ आ जाओ। नीलम चली गई। दीप्ति, इतना बड़ा फैसला यूं अचानक? आरव ने अचंभित होकर पूछा। मैं जानती हूँ कि आप अपने कॉलेज के समय नीलम दीदी से बहुत प्यार करते थे, और आपने शादी के बाद अपना प्यार तो मुझे दे दिया, लेकिन उनके लिए आपके मन में जो आदर है वो आप कभी नहीं ख़त्म कर पाए। और नीलम दीदी के बारे में अगर बोलूँ तो एक औरत उसका घर कभी नहीं बर्बाद कर सकती जिसको वो प्यार करती है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ आरव, नीलम दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपके ऊपर बहुत विश्वास करती हैं, और हर प्यार का मतलब सिर्फ मौज मस्ती शादी नहीं होता। कुछ प्यार की कहानी में एक दूसरे के लिए मन में जो आदर और मान सम्मान होता है वो जिंदगी भर ख़त्म नहीं होता है। आपका और नीलम दीदी का प्यार ऐसा ही है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए आप बिना किसी झिझक के उनकी सहायता कर सकते हैं। सच दीप्ति, तुम जैसी पत्नी पाकर आज मैं धन्य हो गया, आरव बोला। सुनिए, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। भारतीय पत्नी हूँ, एक नज़र हमेशा आप पर रहेगी। इतना कहकर दीप्ति जोर से हंस पड़ी। आरव ने दीप्ति को अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, नज़र रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपका गुलाम हूँ। घर पहुंचकर नीलम ने अपना और अपने बच्चों का सामान बांध लिया और शाम का इंतजार करने लगी। एकता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। नीलम बहू, तुम्हारा ये कदम बिल्कुल गलत है। पति है तुम्हारा, भटक गया है, तुम्हें उसे सही रास्ते पर लाना है। नीलम से रहा नहीं गया, वो बोली। मम्मी जी, आप मुझे समझा रही हैं, पर एक बात बताइए, अगर मैं रास्ता भटक जाती तो क्या आप मेरे सही रास्ते पर आने का इंतजार करती? करीब 1 साल पहले जब विराट ने सिर्फ एक शक के कारण मुझे मारा था, तब क्या आपने उसे रोका था? नहीं रोका था। और जब मैंने आपसे शिकायत की, आपने कहा ये पति पत्नी के बीच का मामला है। मम्मी जी, आज भी ये हम पति पत्नी के बीच का ही मामला है। नीलम, कभी ये सोचा है कि मेरा क्या होगा? इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी, मैंने आपको कभी भी अपनी मम्मी से कम नहीं समझा, बल्कि उनसे ज़्यादा सम्मान दिया, पर आपके लिए मैं कभी आपकी बेटी नहीं बन पाई। मैं हमेशा आपके लिए विराट की पत्नी ही रही। आपने कभी भी सही का साथ नहीं दिया, आपने हमेशा अपने बेटे का साथ दिया। अगर आपने एक बार भी मेरे कामों पर मेरी सराहना की होती तो शायद इन्हें भी मेरी ज़रूरत का एहसास होता। सच मम्मी जी, मैं चुप रहकर सब हार गई, फिर भी मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, हमेशा आपको पूरा सम्मान दिया। आज अगर आप में सही का साथ देने की हिम्मत है और आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। पापा जी के जाने के बाद आप जितनी विराट की जिम्मेदारी हैं उतनी ही मेरी भी। पर बेटा विराट, विराट को अगर आपकी थोड़ी भी परवाह होती तो शायद वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाते। एकता जी रो पड़ी और बोली, ऐसे बेपरवाह बेटे से अच्छा तो भगवान मुझे तेरे जैसी एक बेटी दे देता। और आज आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी जी, चलिए, मैं अपने जीते जी आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे खुशी है कि सुविधान की इस लड़ाई में आप मेरे साथ हैं। विराट जब शाम को घर लौटा तो पल्लवी उसके साथ थी। नीलम का बंधा सामान देखकर उसका चेहरा खिल उठा। पर एकता जी और बच्चे भी जा रहे हैं, ये जानकर वो कुछ उदास हो गया। मम्मी और बच्चे कहीं नहीं जाएंगे विराट, बच्चे तो मेरे साथ ही रहेंगे। और मम्मी जी अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही हैं, आप चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं। मम्मी, आप मेरे पास रहिए, ये पल्लवी आपकी पूरी देख रेख करेगी। नहीं विराट, मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल नीलम के साथ ही जाऊंगी। क्योंकि भले ही मुझे इससे प्यार ना हो, पर मुझे इसकी आदत है, और इतनी प्यारी आदत मैं कभी नहीं छोड़ सकती। एकता जी कुटिल मुस्कान के साथ बोली, मम्मी जी कल नहीं, हम आज ही ये घर छोड़ देंगे। एक छत के नीचे में और पल्लवी कभी नहीं रह सकते। पल्लवी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, पर याद रखना, शादी के बाद 10 साल साथ रहकर जो अपनी पत्नी और बच्चों का ना हुआ, वो तुम्हारा भी कभी नहीं रह पाएगा। जल्दी ही तुम्हारे जीवन में कोई नई पल्लवी ज़रूर आएगी। मेरी बात याद रखना पल्लवी। पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। पल्लवी, तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। और फिर नीलम की तरफ पलटकर बोला, इतनी शान के साथ जा रही हो, क्या खिलाओगी इन सबको? विराट, मत भूलो, जब तुम्हारी नौकरी चली गई थी तो मैंने इनके साथ साथ तुम्हें भी बैठा कर खिलाया था। चलिए मम्मी जी, इतना कहकर नीलम बच्चों को लेकर निकल पड़ी, और एकता जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। विराट और पल्लवी उन्हें जाता देखते रह गए। आरव और दीप्ति एक दिन पहले ही नीलम को आया देख हैरान थे। उन्होंने दौड़कर एकता जी के पैर छू लिए। आरव सहारा देकर बड़े सत्कार के साथ घर के अंदर ले आया। दीप्ति ने छोटू को अपनी गोद में लेकर प्यार किया और अभी का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई। जब नीलम ने दीप्ति और आरव को सारी बात बताई तो उसने और दीप्ति ने एकता जी को आश्वासन दिया
कि उन्हें इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बस यहाँ से नीलम की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और फिर उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाना शुरू किया। शुरू-शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, पर कहानी, कविता लेखन के द्वारा हुई आमदनी से उसे बहुत सहारा मिला। आरव ने इस विपत्ति में उसका बहुत साथ दिया और नीलम ने भी कभी दीप्ति को शिकायत का मौका नहीं दिया। उसे अपनी मर्यादा पता थी। उसने कभी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि दीप्ति और आरव के रिश्ते में दरार आए। क्योंकि एक औरत के लिए घर टूटने का दर्द क्या होता है, ये नीलम से अच्छा कौन समझ सकता था। नीलम ने अपनी लेखन कला की और जिम्मेदारियों के चलते मरने नहीं दिया। रोज लिखती, थोड़ा ही सही पर लिखती जरूर। उससे होने वाली आमदनी से उसने अपने कोचिंग सेंटर में एक छोटा सा पुस्तकालय भी खोला। उसमें महान लेखकों की पुस्तकों के साथ अपनी कविता और कहानियों को भी जगह दी। कोचिंग सेंटर में आने वाले बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कविता, कहानी का मजा लेते और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखते। नीलम की कोशिश थी कि आज के समय में जब अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और हिंदी मात्र बोलचाल की भाषा तक ही सीमित होती जा रही है, इससे बच्चों में अपनी राजभाषा हिंदी के प्रति लगाव भी उत्पन्न हो रहा था। हिंदी साहित्य में बच्चों की रुचि जाग रही थी। अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़कर बच्चे जीवन को समझ और संवार रहे थे। नीलम महीने में एक बार अपनी कोचिंग में हिंदी कविता, कहानी लेखन प्रतियोगिता जरूर करवाती। इससे बच्चों में कल्पना शक्ति और लेखन कला भी विकसित हो रही थी। एक दिन नीलम अपने ऑफिस में बैठी समाचार पत्र पढ़ रही थी। तभी नीलम की आंखें मुख्य पृष्ठ पर रुक गई। 6 महीने पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुई हिंदी साहित्य प्रतियोगिता में कहानी की श्रेणी में नीलम द्वारा लिखी गई कहानी हमदर्द में भी मुस्कुराते रहे को प्रथम पुरस्कार मिला था। थोड़ी देर को तो नीलम को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर यह सच था। थोड़ी देर बाद नीलम को लोगों की बधाई के फोन आने लगे और फिर ये बात हवा की तरह पूरे शहर में फैल गई। सभी लोग नीलम की प्रशंसा कर रहे थे। शाम होते होते घर में भी प्रशंसकों का तांता लग गया। नीलम को शाम को प्रतियोगिता आयोजित करने वाली समिति की ओर से फोन आया कि नीलम को 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के अवसर पर दिल्ली में विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। नीलम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पांव छूकर एकता जी का आशीर्वाद लिया। अपनी सफलता के लिए वो कभी एकता जी को तो कभी आरव को धन्यवाद करती और दीप्ति को तो उसने जीवन भर अपनी छोटी बहन की तरह ही माना था। आज वो अपनी सफलता का श्रेय उसे भी दे रही थी। सभी लोगों के साथ नीलम अपनी जीत का जश्न मना रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। दीप्ति ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा था। जी, आप कौन और किससे मिलना है? दीप्ति ने पूछा। जी, मैं नीलम से मिलना चाहता हूँ। बोलिए, विराट आया है। ओह, आप विराट हैं, एकता आंटी के बेटे। जी, मैं वही हूँ, विराट ने कहा। दीप्ति को विराट को देखकर गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं बोली और अंदर जाकर आरव के कान में विराट के आने की सूचना दे दी। आरव ने नीलम की ओर देखा। वो बेचारी बहुत खुश थी आज, और आज के दिन इतने सालों के बाद वो विराट को नीलम के सामने लाकर नीलम को दुखी नहीं करना चाहता था। उसने दीप्ति के कानों में कुछ कहा। दीप्ति ने सहमति में गर्दन हिला दी और दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर आ गई। जी, आप उनसे नहीं मिल सकते। मैं अपनी पत्नी नीलम से मिलना चाहता हूँ। आप कौन हैं? जी, मैं दीप्ति हूँ और आपकी पत्नी नीलम यहाँ नहीं रहती हैं, पर मुझे किसी ने बताया कि वो यहीं रहती है। जी हाँ, दीप्ति जी, आप उनको बाहर बुला दें। बोलिए, विराट आया। आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने की? आज खुशी के इस अवसर पर आप उनसे नहीं मिल सकते। जी, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। जी नहीं, मेरी दीदी ने आपके कारण बहुत दुख उठाए हैं। अब और नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। विराट के पास कुछ भी नहीं था कहने को। वो चुपचाप सिर झुकाकर वापस चला गया। ठीक 1 महीने बाद पूरा सभागार दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सभी को नीलम का इंतजार था। इस 1 महीने में नीलम की कहानी हमदर्द में भी मुस्कुराते रहे हाथों हाथ बिकी थी और सभागार में ज़्यादातर लोग नीलम की ही प्रशंसक थे। थोड़ी देर बाद मंच से नीलम का नाम पुकारा गया। आगे की पंक्ति में बैठी नीलम खुशी से फूली नहीं समा रही थी और आरव और एकता जी की आंखों में आंसू थे। अपना नाम सुनकर नीलम मंच पर आ गई। मुख्य अतिथि ने मंच पर नीलम का स्वागत किया और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नीलम को पुरस्कार राशि, प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और सम्मान में एक खादी की शॉल भेंट की गई। तभी उद्घोषक ने नीलम को समाज को प्रेरित करने के लिए अपनी बात रखने को कहा। नीलम ने माइक अपने हाथों में ले लिया। दर्द में भी मुस्कुराते हैं हम। इस सभागार में उपस्थित मेरे प्रिय पाठकों, मैंने जब ये कहानी लिखनी शुरू की तो मेरे पास भी दर्द थे, मेरे पास भी आंसू थे, पर मैंने अपने होठों से अपनी मुस्कान को खोने नहीं दिया। वो मुस्कान ही मेरा हौसला बनी। ये कहानी मेरी कहानी नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी है, जो सारी ज़िंदगी अपनी तलाश में भटकती रही, अपनी पहचान ढूंढती रही, और आज मुझे मंजिल भी मिल गई और पहचान भी। साथियों, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हर उस औरत की कहानी है जो धरती पर पैदा तो होती है लक्ष्मी बनकर और पूजी जाती है दुर्गा का रूप मानकर,
पर जब वो बड़ी हो जाती है तो बढ़ती उम्र के साथ माता-पिता पर बोझ लगने लगती है। समाज उसकी उम्र का हिसाब अपनी उँगलियों पर लाने लगता है और जब शादी हो जाती है तो गृहलक्ष्मी बनकर ससुराल में गृह प्रवेश करती है। लेकिन कुछ समय बाद वो घर में सिर्फ चलती-फिरती काम-काज करने वाली मशीन बन जाती है, जिसका जैसे मन होता है आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। घर के बड़े-बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक की पूरी ज़िम्मेदारी बहू पर डालकर सब निश्चिंत होकर अपना जीवन का मज़ा लेते हैं। और इतना करने के बाद भी उसे कामचोर, आलसी, ज़िद्दी, गैर-ज़िम्मेदार जैसी न जाने कितनी उपाधियों से पुरस्कृत किया जाता है। सास की दवाई, ससुर जी का चश्मा, पति का रुमाल, बटुआ, मोज़े और बच्चों की देखभाल, पढ़ाई-लिखाई सबकी ज़िम्मेदारी एक अकेली बहू पर होती है और इसे खुश करने के लिए गृह लक्ष्मी का मेडल पहना दिया जाता है और वो गृह लक्ष्मी का मेडल पहनी बहू पूरे घर का काम हँसते-हँसते करती है और जब वो अपनी थकान और परेशानियों का ज़िक्र करती है, तो घर के लोगों का उसके अपने पति तक का उसके प्रति नज़रिया बदलने लगता है। कभी तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, तो कभी अब तुम पहले जैसी नहीं रही और ना जाने क्या-क्या दोष देकर घर के बाहर भागने लगते हैं। उन्हें घर के बाहर चैन मिलने लगता है, बेटा घर के बाहर खुशियाँ ढूँढता है, माता-पिता बहू को दोष देते हैं और एक पत्नी एक बहू मुँह पर मुस्कुराहट का ताला लगाकर सब कुछ बर्दाश्त करती है, ताकि समाज में उसका उसके परिवार का मज़ाक ना बने। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने सारे बंधन तोड़ दिए, रिश्तों को अपने साथ बंधने पर मजबूर नहीं किया। सबको आज़ादी का हक है, मैंने भी उन लोगों को आज़ाद कर दिया जिनके लिए मेरा प्यार पैरों की बेड़ी बन गया था। अकेली अपनी माँ और बच्चों को लेकर निकल पड़ी अपने अस्तित्व की तलाश में। कुछ अच्छे और सच्चे लोग घर के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आरव मेरा दोस्त और उसकी पत्नी दीप्ति। आरव को तो मैं कॉलेज के समय से जानती थी, लेकिन दीप्ति आरव की पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं करती, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। पति पत्नी के बीच विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और दीप्ति ने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया वो बेमिसाल है। हमारे समाज में औरत की ज़्यादा समस्या का कारण औरत ही है। अगर समाज की हर औरत दीप्ति की ही तरह हो जाए तो मुझ जैसी परिवार और पति की सताई औरतों को दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। और एक बात, किसी भी परिवार में यदि सभी औरतें मिलकर रहें और सही गलत पर एकजुट हो जाएं, तो बहुत सी पारिवारिक समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। अभी अभी मैंने आपको बताया, घर छोड़ते समय मेरी माँ मेरे साथ थी। मेरी माँ मतलब मेरी सास। मेरी सास मेरी शक्ति बनकर मेरी हर परिस्थिति में मेरे साथ रही और संघर्ष के सफ़र में वो कब सास से माँ बन गई मुझे पता ही नहीं चला। शिक्षा, हमारा शिक्षित होना, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। वो जितना चाहें उतना पढ़ाएं, उसे अपने पैरों पर खड़े होने का पूरा मौका दें, क्योंकि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही आपके बुरे समय में उसका साथ देती हैं। अगर आप शिक्षित और आत्मनिर्भर हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बना रहता है। अगर आपकी बेटी शिक्षित है तो उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे अपने छोटे छोटे शौक़ और ज़रूरतों के लिए किसी का भी चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति में लड़की का अशिक्षित होना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप हो जाता है। हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा से दयनीय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अगर औरत की शक्ति को पहचानना है तो हमारे इतिहास पर नज़र डालिए। एक से बढ़कर एक उदाहरण मिल जाएंगे। अगर नारी की शक्ति को देखना है तो अपने आसपास रहने वाली उन महिलाओं से मिलिए जो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। उन मजदूर महिलाओं से मिलिए जो दूध मुँहे बच्चों को छाती से चिपकाकर सारा सारा दिन मजदूरी करती हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। बस पुरुषों की अपेक्षा उसे इतने मौके और माता-पिता का सहयोग नहीं मिलता। और सबसे आखिरी में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भाषा साहित्य के ऊपर प्रतियोगिता आयोजित करने वाली समिति का, जिसने छोटी-छोटी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत की। हमें अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मौका दिया। मैं और मेरे जैसी ना जाने कितनी लेखक जो घर परिवार की जिम्मेदारियों में कहीं खो गए थे, उन्हें लेखनी के बल पर समाज में खुद को उजागर किया और अपनी पहचान बनाई। महान लेखकों और कवियों की किताबें पढ़कर न जाने कितने पाठकों के जीवन में अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आज मैं जो भी हूँ उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने मुझे पढ़ाना होता तो शायद मैं भी यहाँ न खड़ी होती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोज़ अपने जीवन की कहानी को थोड़ा थोड़ा लिखकर मैं अपने जीवन में सफलता का ये मुकाम भी हासिल करूंगी। इतना कहकर नीलम खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर बीती जिंदगी का दर्द था जो होंठों पर मुस्कुराहट सजाए हुए था। सभागार में शांति छाई हुई थी। तभी दीप्ति अपनी जगह से खड़ी हुई और मंच पर पहुंच गई और नीलम के हाथों से माइक ले लिया और बोली, नीलम दीदी, आपने दर्द में भी मुस्कुराते हुए जो हिम्मत दिखाई है, जिस हौसले से परिस्थितियों का सामना किया है, वो हम सभी महिलाओं को कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करता है।
आप पूरे महिला समाज के लिए प्रेरणा हैं। आपने साबित कर दिया कि हर महिला के अंदर लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है, सरस्वती भी है। बस हमें अपनी इस शक्ति को खुद पहचानना होगा। दीदी, आपने पुरुषों के इस समाज में जो मिसाल पैदा की वो बेमिसाल है। आप महान हैं, धन्य हैं। दीप्ति की बात सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज पड़ा और उसी सभागार में सबसे पीछे बज रही एक ताली की आवाज़ विराट की ताली की भी थी। विराट की आंखों में भी नीलम के साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए पछतावे के आंसू थे। उसे एहसास था कि उसने नीलम के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि नीलम के घर छोड़ने के बाद उसी दिन पल्लवी भी विराट का घर छोड़कर चली गई थी। उसकी आत्मग्लानि ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। और इतना सब होने के बाद विराट में हिम्मत नहीं बची थी कि वो नीलम से माफ़ी मांग सके। सारी जिंदगी वो दूर से ही खड़ा नीलम को आगे बढ़ते देखता रहा। बच्चों से मिलने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चे ही उसकी हिम्मत थे। उसके बच्चों के प्यार के सहारे वो नई नई बुलंदियों को हासिल कर रही थी। दोस्तों, हमारे समाज में बेटियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें इसलिए मत पढ़ाइए कि डिग्री के बल पर उनकी अच्छी शादी हो जाएगी, बल्कि आत्मनिर्भर होने के लिए पढ़ाएं। बिना बताए आने वाली मुसीबतों का डटकर मुकाबला करने के लिए पढ़ाएं। उनमें आत्मविश्वास जगाइए। उन्हें अच्छे स्वभाव के साथ साथ अन्याय के खिलाफ लड़ना भी सिखाएं। उन्हें बताएं कि अन्याय के विरुद्ध कुछ भी ना कहकर के सिर्फ हार ही मिलती है। चुप्पी अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देती है। अतः अपने अधिकारों को जानने के लिए पढ़ाई और अधिकारों को पाने के लिए मुंह खोलना बहुत ज़रूरी है। एक नई शुरुआत, एक बड़े बदलाव के लिए। द एंड।